हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और दोस्तों समावेशी शिक्षा 2016 का जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, जो है आपका देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा 2020 का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर करके जो है आपको लिंक मिलेगी, तो उस पर आप जब जो है क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको जितने भी हमने जो पेपर डाले हैं जैसे जो है सामाजिक अध्ययन समावेशी शिक्षा 2020-2016 जितने भी ईयर के डाले हैं सभी आप उससे जो है देख सकेंगे। दोस्तों, सभी जो पेपर है हमने प्ले लिस्ट में डालकर उसकी जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप सभी जो है पेपरों को देख सकते हैं, उनका हल देख सकते हैं। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं, देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा 2016। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों यह आपका 2 घंटे का पेपर होता है जिसका पूरा अंक होता है 50 नंबर का। ऐसे ही दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक मूल्यांकन का होता है। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला है आपका कि सामान्य बच्चे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सामान्य बच्चों का जो आईक्यू होता है यानी बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम आईक्यू वाले होते हैं, या फिर 70 से 80 वाले होते हैं, या फिर 90 से 110 वाले, या फिर 110 से ऊपर वाले। तो दोस्तों अगर सामान्य की बात की जाए यहाँ पे तो 90 से 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, या हैबिट ने बताया है, क्या फिर ही बर्ड, या फिर क्रो, या क्रिक। तो दोस्तों आपका जो है हैबिट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों जो है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में, या फिर 4 में, या 3 में, या 5 भागों में। तो दोस्तों यह आप जो है 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 4 देख रहे होंगे, आंशिक दृष्टि वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, यानी दोस्तों जिनको देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। देखिए आंशिक आप देख रहे होंगे मतलब कि उन्हें थोड़ा बहुत अच्छे साफ सुथरा नहीं दिखता है जैसे सामान्य बच्चों की तरह, तो वह कैसे पढ़ सकते हैं। तो वो दोस्तों वह उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, उत्तर लेंस की सहायता से। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि श्रवण दोष यानी सुनने में समस्या होना से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। कैसे हो सकता है, कान के भीतर या कान के बाहर। दोस्तों देखिए, कान के मध्य में या उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों कहीं भी हो सकता है उसको, यानी कि उपरोक्त तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको 1 नंबर मिल गया है। इसी के क्रम में देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि पूर्ण अथवा गहन। देखिए दोस्तों, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल कितना होता है। यानी दोस्तों पूर्ण पूर्ण जैसे कि देखिए पूर्ण अथवा गहन यानी कि बहुत ही श्रवण बाधित बच्चों को, यानी कि पूरी तरह से ना सुनने वाले बच्चों के लिए डेसिबल कितना होगा दोस्तों, तो उनका 90 से 100 डेसिबल उनका तक होता है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर देखेंगे 7। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। अब सबसे पहले यह समझिए अस्थिबाधित कौन होगा। दोस्तों विकलांग बच्चे होते हैं वह अस्थिबाधित होते हैं। अब जैसे देखिए हकलाना अस्थिबाधित से कोई लेना देना तो है नहीं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है पूछा है दोस्तों। मेरुदंड का वक्र होना बिल्कुल जो है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता हो सकती है, विकृत हो सकता है, पाँव फिरा हो सकता है, परंतु दोस्तों इसमें हकलाना एक अलग बात हो जाती है। तो इसमें आपका हकलाना सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों देखिए आपको जो है मैंने बताया है कि जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, तीनों बुद्धि को अब जो है मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। तो प्रतिभाशाली की आप कहीं भी किसी भी तरह आए तो आप कहेंगे कि 140 से अधिक होती है, यही सत्य होता है। तो दोस्तों फिर देखिए 9वां प्रश्न है कि निर्देशन नव युवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, देखिए जोन्स का है, या फिर शिक्षा आयोग, या फिर रायबर्न का, या फिर स्किनर का। तो दोस्तों यह स्किनर का कथन है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से परिस्थिति में सामंजस्य करना सीखने में सहायता देता है। क्या देता है दोस्तों, निर्देशन। तो यह जो है स्किनर मानते हैं। फिर देखिए 10वां प्रश्न है,
परामर्श का अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिनमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है उसको दोस्तों हम परामर्श कहते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है दोस्तों? मायर्स का है या फिर कार्ल रोजर्स का या रॉबिन्स का या वेबस्टर का? तो दोस्तों यह जो है कार्ल रोजर्स का है, यह कथन है, तो दोस्तों यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो दोस्तों आप कैसे सहायता देते हैं? गीतों के माध्यम से, या दोस्तों चित्रों के माध्यम से, या फिर वार्तालाप की या कहानी की? तो दोस्तों देखिए परामर्श आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई समस्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, तो दोस्तों आपसे बुजुर्ग या कोई भी जो है अनुभवी, जो आपका कोई भी हो सकता है, वह आपके लिए जो है समझाता है, उसके बारे में बताता है कि आप इस समस्या से कैसे निकलें, आपको यह करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, और आपको इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तब जाके आप इससे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करेगा वह? वार्तालाप के माध्यम से तो ही करेगा वह। चित्र या कहानी ये सब तो होगा नहीं, तो वार्तालाप होगा। आप कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो किस वार्तालाप के द्वारा होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर देखते हैं 12। तो देखिए 12वां प्रश्न है आपका कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि इलाहाबाद में स्थित है। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। यानी दोस्तों जो देखिए जिले का नेतृत्व, यानी कि दोस्तों जो देखिए कि परामर्श से संबंधित जिले का विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक? तो दोस्तों इसमें आपका जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही इसकी जो है नेतृत्व करता है। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो दोस्तों अगर बात की जाए दास अवरोध की, तो दोस्तों कौन सा जो है आपका सही होगा? तो इसमें देखिए निर्देशन और परामर्श बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा है, और इस प्रश्न के लिए यही आंसर राइट होगा। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो दोस्तों क्या बताया जा सकता है? क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आप जान सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए आप 16वां प्रश्न देख रहे होंगे कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं जो शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वे समावेशी बालकों की अक्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। यह जो है शिक्षक उनके द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों इसी के क्रम में आपका 17वां प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो देखिए शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिक अयोग्यता वाले, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले, बौद्धिक भिन्नता वाले। यानी दोस्तों जड़ बुद्धि प्रतिभाशाली बालक जो बौद्धिक भिन्नता में आएगी, यानी कि शारीरिक अक्षम यानी श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, वाणी बाधित, दृष्टि बाधित, सभी शारीरिक अक्षमता, यानी मानसिक यानी कि मन से, यानी कि जैसे दोस्तों अधिगम अक्षमता या जो भी मानसिक से योग्यता से संबंधित हैं वह इसमें आ जाएंगी। भावात्मक यानी दोस्तों जैसे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होना, किसी से बात ना कर पाना, अपनी समस्याएं ना बता पाना, और व्यवहारिक विकारों द्वारा ये सब जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं सभी बच्चे। फिर देखिए आपका 18वां प्रश्न है कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो देखिए धीमी गति से सीखने वाले जो है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो देखिए धीमी गति से सीखने वाले बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। तो दोस्तों इन जो है सामान्य बच्चों में यह जो मानसिक भिन्नताएं होती हैं ये सब आपके सामने हैं। अब देखिए दोस्तों आपके सामने 19वां प्रश्न है कि सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं, पिछड़े बच्चों से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इसको भी हम देखेंगे। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो चलिए तीनों प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं। देखिए दोस्तों सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं, जैसे कि बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, सामान्य बच्चों की विशेषता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि पिछड़े बच्चों से आप क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों पिछड़े जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, यानी पिछड़े बच्चे वह होते हैं जो अपने कार्य में अपने सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं, उन्हें जो है हम पिछड़े बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। देखेंगे दोस्तों हम प्रश्न नंबर 21।
देखिए प्रश्न नंबर 21 है कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप कि वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100, यानी बच्चे की जो वास्तविक आयु की गणना जो आप निकालेंगे जब उसकी वास्तविक आयु, तो जो है इस प्रकार का सूत्र आप उसमें लगा देंगे। तो दोस्तों वास्तविक आयु आपके सामने आ जाएगी। यदि उसकी आपको बुद्धि लब्धि निकालना है तो दोस्तों इस बुद्धि लब्धि को आपको आगे रखना होगा, और यदि मानसिक आयु निकालना है तो यहाँ पे मानसिक आयु को रखना होगा। आपका जो है जो भी निकालना है इस प्रकार से आप आराम से निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम यानी शारीरिक अक्षम पूछा है दोस्तों, तो देखिए इसमें कौन सा आएगा, दृष्टिबाधित, जो शरीर से संबंधित है, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, यह सब जो है शारीरिक अक्षम बच्चों के प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए मध्यम रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के नेत्रों की देखने की क्षमता यानी कि 20 से 70 या जो है 20 से 200 यानी मध्यम रूप से और दृष्टिबाधित व्यक्ति की नेत्रों की देखने की क्षमता होती है। यानी दोस्तों जो मध्यम रूप से और दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वह जो है 20 फीट यानी कि जो है सामान्य 70 फीट, तो वह 20 फीट ही देख पाते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न है। फिर देखिए दोस्तों 24वां प्रश्न है कि वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाता है तो वैसे हम जो है वाक्दोष कहते हैं। यानी दोस्तों वह अपने विचार या भाव या कुछ भी समस्या आपसे नहीं कह पाता है, तो यानी कि बोलने में उसको समस्या है, इसी प्रकार से हम जो है वाक्दोष का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो देखिए मेरु रज्जु का वक्र होना, विकृत, नितंब, पांवफरा, दैनिक जो है क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, यह सब जो है अस्थि बाधित बच्चों की पहचान है और संबंधित उसके लक्षण हैं। तो दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न है। देखिए अस्थि बाधित बच्चों की पहचान जो है आप देखिए 26वां प्रश्न है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं, और देखिए निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो दोस्तों देखेंगे हम प्रश्न नंबर 26। देखिए दोस्तों असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो देखिए गरीब, अनाथ, श्रमिक और आदि बच्चे जो है असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में निर्देशन और परामर्श बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो जाता है। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 27 के बाद दोस्तों हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न 28। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि परामर्श की क्या उद्देश्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि परामर्श की क्या उद्देश्य है। फिर देखिए 29वां प्रश्न है कि डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों तीनों प्रश्नों को। देखिए दोस्तों आप प्रश्न देख रहे होंगे परामर्श से क्या जो है क्या उद्देश्य है, परामर्श के क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों व्यक्ति को उसके व्यवहार या देखिए अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना ही परामर्श के उद्देश्य होते हैं। अगला है डीजीपी का पूरा नाम लिखिए, यानी दोस्तों लिखते हुए उसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सकें, इसके लिए मनोवैज्ञान शाला में एक शास्त्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहा जाता है। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों कि विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में जो है इसका आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो है देखिए सभी प्रश्नों को हमने देखा। और दोस्तों अब देखिए आगे देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार की आई थी। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए। सबसे पहले एक बात समझिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। दोस्तों सामान्य बच्चों को छोड़ने के बाद जितने भी बच्चे हैं वह सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आ सकते हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिक अक्षमता वाले और जो है वास्तविक जो बहुत हैं, जैसे कि अस्थि बाधित है, वाणी बाधित है, दृष्टि बाधित है, अपंग है, अविकलांग है, जड़ बुद्धि वाला है और प्रतिभाशाली बालक है, सभी जो है इनमें आ सकते हैं। इन सब के बारे में आप लिख सकते थे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों धीमी गति से सीखने वाला बच्चा क्या होता है कि अपने जो है सहपाठियों से धीमा सीखता है और जो है हमेशा सामान्य बच्चों से पीछे रहता है, और जो
जो उनके सामान्य बच्चे होते हैं उनसे जो है वह पीछे ही रहता है, पीछे सीखता है, मतलब कि धीरे सीखता है। और बहुत सारी ऐसी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं आप बता सकते हैं कि वह उसका कक्षा में मन नहीं लगता है, यानी कि वह कक्षा में रहता है परंतु ध्यान कहीं और रहता है। और बहुत सारी ऐसी जो विशेषताएं हैं जो आप बता सकते थे। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, बिंदुसार विस्तार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमने आपका जो है थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा की जो वीडियो है अपलोड की हैं क्लासेस, तो दोस्तों उन क्लासेस को आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं क्लासों में से ही मैंने देखे हैं इनमें। देखिए, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों श्रवण बाधित बच्चे यानी कि सुनने में जिनको समस्या होती है उनकी पहचान कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों यह सब आप लिख सकते हैं आमतौर की भाषा में, कोई जो है आप अपनी भाषा में लिख सकते थे इसको। बाघ दोस्त कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, व्याख्या कीजिए, आप लिखना था इसमें। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों समस्या बालकों की जैसी विशेषताएं होती हैं कि उन्हें दूसरे अपने से छोटे बच्चों को चढ़ाने में मजा आता है, और जो है कपड़े गंदे पहनते हैं, और जो है चोरी करते हैं, स्कूल जाने में कतराते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है आप इसमें लिख सकते थे। और निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, क्षेत्र की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोस्तों आप इसमें थ्योरी लिखनी थी, निर्देशन क्या होता है, परामर्श, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो इसमें सभी प्रश्न इस प्रकार के थे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको यह जो पेपर सॉल्यूशन है कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और बाकी की जो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है तो अब उसको भी जरूर देखें। और दोस्तों देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की समावेशी शिक्षा की हमने दोस्तों जो है एमसीक्यू यानी कि दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की बहुत श्रृंखलाएं डाली हैं, जो कि 100 आपकी प्रश्न हैं उनमें। और बहुविकल्पी प्रश्न, सामाजिक अध्ययन, शैक्षिक मूल्यांकन, और जितने भी आपके हैं सभी की बहुविकल्पी प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने उसमें डाले हैं। तो दोस्तों आपको हर एक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने पिछले वर्षों से पेपर जो प्रश्न है उसी को उठाए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।